हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार स्वागत करता हूं। चलिए आज हम त्रिभुज के दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड बातें सीखेंगे। 6.1 में आपको पढ़ना क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के समरूपता और सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ना है। सभी ज्यामितीय आकृतियों के सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। हालांकि इसके बाद से सिर्फ हमें त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में पढ़ना है, तो मेन फोकस हमारा त्रिभुज पे रहेगा। बाकी सारी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि सभी ज्यामितीय आकृतियाँ किस स्थिति में समरूप होती है और किस स्थिति में सर्वांगक्षम होती है। चलिए पहले पढ़ते हैं, समरूप आकृतियाँ क्या कहलाती है। यदि दो ज्यामितीय आकृतियों के आकार अर्थात शेप समान हो परंतु माप अर्थात साइज समान न हो तो वे दोनों आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। इसे इस चिन्ह द्वारा, समरूप के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दो वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त है और यहाँ पे दो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। चलिए ध्यान से देखते हैं, हमने क्या कहा, यदि दो ज्यामितीय आकृतियों के आकार, सिर्फ आकार समान हो परंतु साइज यानी माप समान न हो तो वह आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। और समरूपता का ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई भी यदि हम गोल आकृति खींचेंगे ना तो वो वृत्ताकार आकृति होगी। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हम ये खींच दिए, फिर यहाँ पे ये खींच दिए, कोई भी जितने भी गोल आकृति खींचेंगे ना वो सब वृत्ताकार आकृति होगी। और वृत्ताकार आकृति सब एक ही जैसे दिखेगी अर्थात वृत्त की जैसे दिखेगी, उसको हम कहते हैं समरूप आकृति। क्या कहेंगे उसे हम? समरूप आकृति कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, एक जैसा त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। यानी समबाहु त्रिभुज ये भी है और समबाहु त्रिभुज ये भी है, तो ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी है। भले ही आकृति छोटी है और एक आकृति बड़ी है, सिर्फ साइज का अंतर है दोनों में। देखिए इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। सिर्फ साइज का अंतर है, रूप एक जैसा है। सिर्फ साइज का अंतर है, रूप दोनों का एक जैसा है, तो ये आकृतियाँ समरूप आकृति कहलाएंगी। चलिए हम इसमें एक बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें एक वर्ग की रचना की है, एक वर्ग की हम रचना कर लेते हैं और एक आयत की रचना कर लेते हैं, एक आयत की रचना कर लेते हैं। समरूप आकृतियों का क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, किस कंडीशंस पे समरूप आकृतियाँ बनती हैं। ये अभी आपको सिर्फ आकृतियों के बारे में जानना है। बाद में जब त्रिभुजों के समरूपता और सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन से त्रिभुज किस तरह से वो समरूप होगा और किस तरह से वो सर्वांगक्षम होगा। ये देखिए दोनों आकृति एक जैसे नहीं दिख रही है, एक वर्ग है और दूसरा आयत है। ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी नहीं है, इसलिए ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। मान लीजिए कि हम कोई चतुर्भुज खींच लेते हैं, कोई चतुर्भुज, मान लीजिए ये समलंब चतुर्भुज खींच दिया और यदि इस प्रकार का कोई एक चतुर्भुज हमने खींच दिया, इस प्रकार से कोई चतुर्भुज हमने बना दिया। अब देखिए ये दोनों आकृति एक जैसी नहीं दिख रही है, तो ये आकृति, जो आकृति एक जैसे दिखेगी ना उसी को हम कहेंगे ये समरूप आकृति है। अर्थात मान लीजिए यदि हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं, है तो दोनों त्रिभुज लेकिन एक जैसी है, एक जैसी नहीं है। दोनों त्रिभुज होते हुए भी एक जैसी नहीं है, तो ये समरूप आकृति नहीं है। समरूप आकृति कब होगी, जब ये समकोण त्रिभुज है तो दूसरा कोई समकोण त्रिभुज, चाहे इससे बड़ा खींचिए चाहे इससे छोटा खींचिए, एक जैसा होना चाहिए। आकार इसका एक जैसा होना चाहिए, माप एक जैसा नहीं हो तो भी चलेगा। यानी माप का कोई मतलब नहीं बनता है, आकार सिर्फ एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये गोल आकृति है, ये भी गोल आकृति है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। समझ गए होंगे, नोट में पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रत्येक ज्यामितीय आकृतियों के जोड़ों के देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जोड़े के आकृतियों के आकार शेप एक समान है परंतु माप एक समान नहीं है, सबके माप में अंतर है। इन दोनों आकृतियों के माप में अंतर है, सिर्फ इसके
शेप एक समान है, अर्थात आकार एक समान है। जैसे हम त्रिभुज का चैप्टर नंबर 6 जैसे ही खोलेंगे तो देखिए आपको समरूप आकृतियों के बारे में बताया गया है। देखिए चूँकि बहुत सारे आप YouTube पे सर्च करते होंगे तो आपको NCERT पढ़ाने वाले ज़्यादा टीचर मिलेंगे, NCERT पढ़ाने वाले ज़्यादा टीचर मिलेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, पूरे भारत में इसके स्टूडेंट मिलते हैं। बिहार बोर्ड पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम है या न के बराबर है, जो सिर्फ आपके बिहार बोर्ड के किताब को पढ़ाते हैं। चलिए हम आपके बिहार बोर्ड की किताब, चूँकि हम बिहार में हैं तो बिहार बोर्ड की किताब ही पढ़ाएंगे, CBSE तो पढ़ाएंगे नहीं, चूँकि CBSE के बच्चे हमारे यहाँ है नहीं। तो देखिए त्रिभुज का हमने ये चैप्टर खोल रखा है और इसमें देख रहे हैं कि ये तीनों आकृतियों के बारे में देख रहे हैं। तीनों गोल आकृतियाँ हैं, आप देख रहे हैं, ये तीनों वर्गाकार आकृति है और ये तीनों त्रिभुजाकार आकृति है। और त्रिभुज भी एक समान का है। त्रिभुज भी क्या है? समबाहु त्रिभुज इसमें दिया हुआ है। तीनों आकृतियाँ एक समान के हैं, भले इसके आकार में अंतर है, ये कहलाएंगी समरूप आकृतियाँ। जैसे पेज पलटते हैं, यहाँ पे हमें एक ताजमहल का फोटो दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, ताजमहल का फोटो दिखाई देता है। ये फोटो थोड़ा सा बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है, लेकिन है तो तीनों ताजमहल का फोटो। अब तीनों ताजमहल का फोटो है, एक जैसे दिख रहा है, तो ये समरूप आकृति कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम अपना फोटो मोबाइल में खींच ले और मोबाइल में देखें, तो मान लीजिए हमारी हाइट 6 फीट है, तो क्या मोबाइल 6 फीट का स्क्रीन है? 6 फीट का स्क्रीन नहीं है, मात्र 6 इंच के स्क्रीन में हमारा फोटो उसमें दिखेगा, क्योंकि हमारी फ़ोटो की लंबाई चौड़ाई, हाइट और डिस्टेंस एक समान रेशियो में करके वो दिखाता है, छोटा करके। जब हम जूम करेंगे तो शरीर के प्रत्येक हिस्सा बढ़ता है, यानी एक खास रेशियो में बढ़ेगा। आप देखेंगे जब फोटो को जूम करते हैं एक खास रेशियो में बढ़ेगा। तीन का क्या है? एक खास रेशियो में बढ़ेंगे या एक खास रेशियो में घटेंगे, लेकिन आकृति एक जैसी ही होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम रसगुल्ला खाते हैं, एक गोलका वाला रसगुल्ला ले ले, एक गोल वाला रसगुल्ला ले ले और एक चपटा वाला रसगुल्ला ले लेते हैं। दोनों क्या एक समान है? नहीं है, एक गोल है तो एक चपटा है। जैसे मान लेती है एक गोल का रसगुल्ला ले लिए और एक लाहंग वाला जो ऐसे प्रकार का रसगुल्ला आता है वैसे ले लिए, दोनों एक समान है? नहीं है दोनों रसगुल्ला, लेकिन एक समान नहीं है, तो वो समरूप नहीं है। चलिए अब आते हैं सर्वांग समता पे। उम्मीद है कि ये समरूप समझ गए होंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है, जो दिखने में एक जैसी होती है। मान लीजिए जैसे दो मनुष्यों को खड़ा कर दे, दो मनुष्यों को खड़ा कर देते हैं, एक का रंग गोरा है, एक का रंग काला है, दोनों की हाइट एक समान है, लेकिन दोनों की शक्लें अलग अलग है। ये ध्यान में देंगे, दोनों की शक्लें अलग अलग है। दो व्यक्तियों को खड़ा करेंगे, शक्लें नहीं मिलेंगी, अलग अलग होंगी, तो क्या वो समरूप होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मान लीजिए समरूप इसलिए नहीं होंगे कि वो एक जैसे नहीं दिख रहेंगे। है तो इंसान, लेकिन मान लीजिए कि उसकी हाइट 6 फीट की है और उसकी हाइट 5 फीट की है, दोनों इंसान है। आप इस तरह से कहेंगे दोनों इंसान है तो दोनों एक ही जैसे भाई दिख रहे हैं, उसके थोड़े सींग निकले हुए हैं, सींग निकले हुए रहते तो बोलते कि ये इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी समरूप आकृतियाँ एक जैसी दिखने वाली आकृतियों के कहेंगे, है ना। जैसे एक जापानी आदमी को ले लेते हैं, जापानी आदमी या चाइनीज आदमी को ले लेते हैं और एक अफ्रीकन आदमी को ले लेते हैं, क्या देखने में एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना। एगो एकदम भयंकर गो काला तगड़ा बड़ा सीना वाला होता है और एक नटा नटा होते हैं लोग, जापानी लोग, तो देखने में एक जैसे नहीं है, तो समरूप नहीं है। है इंसान लेकिन एक जैसे नहीं है। जैसे त्रिभुज में है, दोनों समबाहु त्रिभुज है तो ये समरूप है, लेकिन यदि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दे और एक समबाहु त्रिभुज बना दे और पूछे कि बताइए समरूप है, तो नहीं है। देखने में भले दोनों त्रिभुज है, कहने में दोनों त्रिभुज है, लेकिन समरूप नहीं है। समरूप तभी होंगे जब देखने में एक जैसे हो, यानी एक जैसे दिखते हो, भले आकृति बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन देखने में एक जैसी दिखती हो। जैसे अभी हमने ताजमहल की आकृति देखी। समरूप आकृतियों के बारे में अब आप पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। यदि दो ज्यामितीय आकृतियों के आकार, शेप एवं माप, साइज एक समान हो तो वे दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। जैसे आपको यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है, 1, 2 और 3। आप देखेंगे इस वृत्त का
त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज की भी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका नाम ABC रख देते हैं और PQR रख देते हैं। त्रिभुज ABC और PQR की प्रत्येक भुजा क्या है, एक समान है, बराबर है। ये वर्ग ले लेते हैं, ये देखिए प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी ये इन आकृतियों में क्या है कि इनके आकार भी एक जैसे हैं और इनका साइज भी एक जैसा है। आकार भी एक जैसे हैं और साइज भी एक जैसा है, इसलिए इसे हम कहेंगे सर्वांगसम आकृति। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके आकार भी एक जैसे हैं और इनके माप भी एक जैसे ही है, एक बराबर ही है। चलिए अब नोट पढ़ लेते हैं। दोनों में फर्क आप समझ गए होंगे कि ऐसी आकृति जिसके केवल शेप यानी आकार एक जैसा हो परंतु माप समान न हो, है ना, उसे हम समरूप आकृति कहेंगे। और ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनके शेप और साइज, आकार और माप दोनों एक जैसे हो, समान हो, तो वो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। चलिए नोट में कुछ बातें लिख दिए हैं। दिए गए प्रत्येक ज्यामितीय आकृतियों के जोड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जोड़ों के आकृतियों के आकार, शेप एवं माप, साइज एक समान है। नोट दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, जो ज्यामितीय आकृतियों में से एक को दूसरे के ऊपर तथा दूसरे को पुनः पहले के ऊपर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो वे दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाएगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये जो एक छोटा वाला स्केल है, ऐसा ही इसी कंपनी का एक और स्केल लेते, इसके ऊपर रखते तो ये इसको ढक लेता, और फिर इसको उसके ऊपर रखते तो वो उसको ढक लेता। जैसे मान लीजिए 5 रुपये का एक सिक्का लेते हैं, 5 रुपये का एक सिक्का जो उसी समय छपा हो। 5 रुपये के सिक्के में भी देखिएगा अंतर होता है, एक पतला वाला आता है, एक मोटा वाला आता है ना। यानी एक ही जैसे दिखने वाले 5 रुपये के सिक्के ले तो इसके ऊपर रखेंगे ना तो वो उसको ढक लेगा, और नीचे वाले को फिर पहले वाले के ऊपर रखेंगे तो वो उसको ढक लेगा। अर्थात इस आकृति को उठा के इसके ऊपर रखेंगे ना तो इसको पूर्णतः ढक लेगा, या इसको इसके ऊपर रखेंगे पूर्णतः ढक लेगा, इसको उठा के इसके सामने रखेंगे ऊपर तो इसको ढक लेगा, इसको उठा के इसको रखेंगे तो इसको ढक लेगा। अर्थात ऐसी आकृति जो एक समान हो, जिसका रूप भी एक जैसा हो और माप भी एक जैसा हो। सर्वांगसम का मतलब यहाँ पे समझेंगे सर्व अंग सम। सर्वांगसम होता है ना, यानी जिसका सभी, सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब पार्ट, हिस्सा, सम का मतलब बराबर। यानी ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके सभी अंग एक समान हो उसको हम कहेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। यानी दिखने में भी एक जैसी हो और उसके माप भी एक समान हो, उसको हम कहेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ, है ना। अब त्रिभुज के सर्वांगसमता के क्या नियम होते हैं और समरूपता के क्या नियम होते हैं। देखिए सभी ज्यामितीय आकृतियों को देखना है ना। सिर्फ 6.1 में आपको बस यही पढ़ना है, समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ना है ना। थोड़े से कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में वर्गाकार या चतुर्भुज का कुछ दिया हुआ है उसको पढ़ लेंगे, लेकिन मेन फोकस क्या है हमारा, त्रिभुज है। यानी त्रिभुज के समरूपता के नियम और त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम। यदि आप क्लास 9th में ठीक से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा क्लास 9th में समरूपता और सर्वांगसमता के नियम को ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ा सा याद दिला दे आपको, जैसे भुजा समरूपता का नियम, सर्वांगसमता का नियम। भुजा को साइड कहते हैं और कोण को एंगल कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ए समरूपता का नियम, एस समरूपता का नियम, एस समरूपता के नियम, है ना। तो 3-4 नियम होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों के बारे में। अब सभी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब त्रिभुजों के बारे में सिर्फ हमें पढ़ना है कि त्रिभुज समरूप कब होंगे और सर्वांगसम क्या होंगे, उनके कंडीशंस क्या होते हैं त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के और समरूप होने के। चलिए तब उसको पढ़ते हैं। त्रिभुजों के समरूपता के नियम और त्रिभुजों के सर्वांगसमता के नियम के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है,
सर्वांग समता और सर्वांग सम आकृति क्या होती है और समरूप आकृति क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों के समरूपता के नियम क्या होते हैं और सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो बहुभुज हो, चाहे आयत हो, है ना, किसी भी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में दो चीज़ें समरूप होने के लिए चाहिए ही चाहिए। पहला, उनके संगत कोण समान हो। दूसरा कंडीशन होता है किसी भी ज्यामितीय आकृति के लिए समरूपता के कसौटियाँ दो होती है, दो कसौटी होती है कि संगत कोण समान होनी चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो कोई भी दो ज्यामितीय आकृति जिनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो समरूप होते हैं। वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए इसको हम जरा देख लेते हैं इस प्रकार से। मान लेते हैं हम एक आयत की चर्चा करते हैं। किसकी? एक आयत की चर्चा करते हैं, है ना। ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस, दो आयत दिया हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं आयत का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात पहले का कंडीशन तो पूरा हो गया कि संगत कोण बराबर हो गए, है ना। दूसरा कंडीशन कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। 2 का 2 गुना 4 है, यदि 2/4 करते हैं, 2 एकम 2 दूना 4 यानी 1/2, है ना। 4 का दूना 8 है, यदि सी डी का अनुपात आर एस से निकालते हैं तो 4/8 निकालेंगे, 4 एकम 4 दूना 8 यानी 1/2, यानी रेशियो एक अनुपात 2 आ रहा है, यानी संगत कोण भी समान है और संगत भुजाएं समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। संगत भुजाएं समानुपाती है तो हम कहेंगे ये दोनों आयत क्या है? समरूप है ना। इसी प्रकार से कोई भी ज्यामितीय आकृति ले लेंगे जिनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो हम कहेंगे वो ज्यामितीय आकृति आपस में समानुपाती है। चलिए अब हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे। यानी कोई भी ज्यामितीय आकृति के संगत कोण और समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो हम कहेंगे कि वो समरूप है। अब समरूपता के नियम है, 3 समरूपता के नियम है। तीनों नियम को यहाँ पे कोड के द्वारा दर्शाया गया है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक कोण तो हम जानबे करते हैं कि 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, है ना। और इसको मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री, 45 नहीं, एक को 30 मान लेते हैं और एक को 60 मान लेते हैं। यहाँ पे भी इसको 30 मान लेते हैं और यहाँ पे इसको 60 मान लेते हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ए बी सी और ये पी क्यू आर की बात करते हैं। कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ध्यान देंगे। दूसरा कहता है यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हो, है ना। अब संगत भुजाओं का कुछ मान दे देते हैं। मान लीजिए इसका मान 3, इसका मान 4 और इसका मान 5 दे देते हैं। इसका मान 6, इसका मान 8 और इसका मान 10 दे देते हैं, है ना। अब देखिए इसका अनुपात निकालेंगे ना, अब मत जाइएगा पाइथागोरस प्रमेय पे मत जाइएगा, है ना। 6 6 के 36, 8 28 64 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 ये फॉलो करेगा इसको। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू की बात करते हैं। ए बी बट्टा पी क्यू, है ना, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर की बात करेंगे, ठीक है। ए सी बट्टा पी आर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी का मान 3 है और पी क्यू का मान 6 है ना। फिर बी सी का मान
4 है और क्यू आर का मान 8 है, फिर ए सी का मान 5 है और पी आर का मान 10 है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 8। सबका रेशियो तो 1/2 ही आ रहा है ना, सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। अर्थात यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी इसकी संगत भुजाएं ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर समानुपाती है, यानी सभी भुजाएं 1:2 में ही बट रही है, तो त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। तीसरा कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए इसको हम इस आकृति के द्वारा समझते हैं, है ना। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के, चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं बड़ा सा, इसको मान लेते हैं ये 30 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ए बी सी ये होगा पी क्यू आर, समझेंगे। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लेते हैं कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, ठीक है, के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं। अब इस 30 डिग्री के कोण को कौन भुजा बना रही है? ए बी और ए सी भुजा बना रही है। और इस 30 डिग्री के कोण को कौन भुजा बना रही है? पी क्यू और पी आर भुजा बना रही है, समानुपाती हो। यानी ये मान लेते हैं 3 है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 6 है, समझेंगे। तो 3 दूना 6 यानी ये 1:2, यानी भुजाएं समानुपाती है और एक कोण बराबर है, तब भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तब भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इस बात को आप समझ लिए। चलिए अब इसी तीनों बातों को कसौटियाँ कहा गया है ना, कि समरूपता की कसौटियाँ क्या होती है। ए अर्थात कोण 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 कसौटी, यानी दोनों त्रिभुजों की संगत कोण समान होनी चाहिए। एस यानी भुजा भुजा कसौटी, अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। एस अर्थात भुजा कोण भुजा कसौटी, अर्थात एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उसको बनाने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूपता की कसौटियाँ होती है। ए एस और एस। क्लास 9th में आप इसका प्रयोग किए होंगे, पढ़े होंगे, त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हुए कि एस या ए समरूपता के नियम से, एस समरूपता के नियम से, एस समरूपता के नियम से, है ना, इसको आप पढ़े होंगे। ए से एंगल, इसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, हिंदी में इसको कोण कहते हैं। इसलिए ए को हम शॉर्टकट में एंगल को ए लिख देते हैं और एस शॉर्टकट लिखते हैं, इसको हम साइड कहते हैं और इसको हिंदी में हम भुजा कहते हैं। इसको समझ जाइएगा, इसलिए इसको खाली एस लिख देते हैं, है ना। अर्थात एस से भुजा और ए से कोण, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं त्रिभुजों के सार्वभौम समता के नियम से। इसमें भी देखिए एस है ना, एस है और एस है। अब देखिएगा इसमें दो चीज़ें आपको मिल रहा है, एस। तो ये मत समझ जाइएगा कि जो अभी हम बताए हैं सेम चीज़ त्रिभुजों के सार्वभौम समता के नियम पे लागू होगा। सेम चीज़ त्रिभुजों के सार्वभौम समता के नियम पे कभी लागू नहीं होगा। कारण अभी आपको पता चल जाएगा। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं की बात कर रहा है ना, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात कर रहा है यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, और इसके दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो यही है ना, बीच का कोण समान होते त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे समान की बात कर रहा है, समानुपाती की बात नहीं कर रहा है। यानी भुजाओं का मान क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। भुजाओं के मान एक समान होना चाहिए और कोण भी, एक संगत कोण भी उसके एक बराबर होनी चाहिए। यानी भुजाएं समानुपाती होंगी तो समरूप हो जाएगा, लेकिन एक बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं, बोर्ड हिल रहा है मिटाने से। फिर चर्चा करते हैं त्रिभुजों के सर्वांगसमता के दूसरे नियम को।
यदि दो त्रिभुजों के दो कोण और इनमें किसी एक के संलग्न भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुज बना लेते हैं, सेम एक जैसे दिखने वाले दो त्रिभुज है, एक थोड़ा सा छोटा है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। यानी हम जब सर्वांगसम करेंगे तो त्रिभुज एक बराबर ही होना चाहिए। दो त्रिभुजों के दो कोण मान लेते हैं, ये θ1 कोण है और ये θ2 कोण है, ये भी θ1 कोण है और ये θ2 कोण है। इस पर 30-60 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं, हम थीटा मान लिया, है ना। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के दो कोण और इनमें से एक संलग्न भुजा, देखिए इसके समूह की भुजा ये होगी और इसके समूह की भुजा ये होगी, नहीं ले सकते। इसके संलग्न भुजा इसको लेते हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी यदि दो त्रिभुजों के दो कोण θ1 के बराबर, θ2 के बराबर एवं इनमें से किसी एक की संलग्न भुजा, θ2 की संलग्न भुजा और यहाँ पे θ2 की संलग्न भुजा, है ना, समान हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी त्रिभुज एक ही आकार का होगा, एक ही जैसा होगा, यानी इसका माप और आकार एक ही जैसा होगा, तबे वो सर्वांगसम होगा। बराबर होना चाहिए, समानुपाती की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बराबर होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण समान हो तो वे परस्पर सर्वांगसम होते हैं। सीधी सी बात, एक समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर लेंगे, है ना। कह रहा है तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, तो भी वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बना देते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक भुजा एक समान होगा तो प्रत्येक भुजा एक समान होगा। अब देखिए सेम टू सेम तो तस्वीर है, एक जैसी तस्वीर, इसके ऊपर रख लेंगे, इसको ढक जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। अर्थात दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं या तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, लेकिन यदि खाली आपको कहे कि तीनों कोण आपस में बराबर है ना, तो वो सर्वांगसम है कि नहीं, इस पे डिबेट हो सकती है। कभी सर्वांगसम भी हो सकता है, कभी सर्वांगसम नहीं भी हो सकता है। चलिए अभी वीडियो किन्हीं कारणों से रुक गया था, है ना। फिर जो बात हम कर रहे थे उसकी चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज, हम कह रहे थे कि तीनों भुजाएं यदि बराबर है, तीनों भुजाओं के मान दोनों त्रिभुजों में बराबर है, संगत भुजाएं उनकी तीनों बराबर है, एक उसके माप एक समान है, तो वो समरूप हो सकता है। लेकिन तीनों कोणों में हम कह नहीं सकते। मान लीजिए ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हम सीधा देख सकते हैं कि ये इससे बड़ा है, यानी ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। यानी सिर्फ कोण के बराबर होने से त्रिभुज के सर्वांगसम होने की स्थिति तय नहीं हो सकती जब तक कि भुजाएं उसकी बराबर न हो। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए ए समरूप जरूर होगा। अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि जितनी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है वो सभी के सभी समरूप हो सकती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती। देखिए ये समरूप आकृति है, दोनों समबाहु त्रिभुज है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, परंतु सभी सर्वांगसम आकृति समरूप जरूर होती है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। ये उम्मीद है कि ये आप अब त्रिभुजों के समरूपता और सर्वांगसमता के नियम ढंग से पढ़ लिए होंगे। इसका यूज 6.3 में करना है, 6.3 से आगे इसका पूरा का पूरा ही यूज करना है जब हम में पढ़ाएंगे। तो सोचे कि अभी सर्वांगसमता और समरूपता पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुजों की कसौटी, समरूपता और सर्वांगसमता की कसौटियों के बारे में आपको जानकारी यहीं पे दे दे कि थोड़ी सी नॉलेज आपको त्रिभुज के बारे में और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम 6.1 का, है ना। 6.1 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन है उसको फिल इन द ब्लैंक्स वाले। 6.1 चैप्टर लेते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6.1 में, है ना। अब जितने लोग पढ़ रहे होंगे बिहार बोर्ड वाले, उन सबके पास तो ये किताब होगा ही है, तो आपके पास किताब होगा तो आप किताब में
मैच कर लेंगे। कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है पहला, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। ऑप्शन दिया है सर्वांगसम और समरूप। अब देख के बताइए कि सभी वृत्त सर्वांगसम है या समरूप है। तो सभी वृत्त समरूप है। क्या है? समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने की कंडीशन है कि ये एकदम इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना, तो इसमें भर लेंगे समरूप। दूसरा है सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, यानी वर्ग भी बना लेते हैं हम। मान लीजिए एक वर्ग बना लिए ए, एक और वर्ग बना लिया, एक बड़ा सा, है ना, एक और वर्ग बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा और बड़ा। अब देख लेते हैं सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। तो आप देख के बता सकते हैं कि सब का सब क्या होगा? सर्वांगसम होगा, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं सब का सब 90 डिग्री का होता है। सभी अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी इसके संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये एक ही अनुपात में है, तो इसलिए ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? तो समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तीसरा नंबर में कह रहा है सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन दिया है समद्विबाहु या समबाहु, है ना। तो समद्विबाहु तो समरूप नहीं हो सकता, कंडीशनल है, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप जरूर होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तो संगत कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसमें सब में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, अर्थात संगत कोण इसका बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। मान लीजिए ये सबका 2-2 है, इसका इस सबका 3-3 है ना, ये सबका 4-4 है, तो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। तो ये भी क्या होगा? समबाहु होगा, समद्विबाहु नहीं होगा। एकदम से समझ जाइएगा। चौथा में कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत को डैश डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश हो। कई बार इस बात की चर्चा हो गई है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यानी पहले वाले में बराबर और दूसरे वाले में समानुपाती भर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मकों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। पहला में क्या कह रहा है? समरूप आकृतियां। यहाँ पे बना हुआ है ना, तो 2 आकृति बनाना है, तो एक वर्ग बना लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए, और ऐसे इससे बड़ा बड़ा थोड़ा करते जाइएगा। तो ये पहला वाला का आपका आंसर हो जाएगा। 2 आकृति 2-2 उदाहरण देना है, तो ये दूसरा का पहला हो जाएगा। कह रहा है कि समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हो गए, एक वर्ग के हो गए और एक वृत्त के हो गए। चलिए दूसरा में कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां बताना है जो समरूप नहीं है। तो चलिए हम ऐसी आकृतियों की भी चर्चा कर लेते हैं जो समरूप नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए और एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, है ना। अभी देखिए ये समरूप नहीं है क्योंकि ये एक जैसी नहीं दिख रही है, यानी ये एक जैसी नहीं दिख रही है, अर्थात इसके संगत कोण अब दिख नहीं रही है। अब हम इसके संगत कोण और संगत भुजाएं कहेंगे। संगत कोण इसके एक समान नहीं है और संगत भुजाएं भी इसकी बराबर नहीं है ना। मान लीजिए इसकी 3, 4, 5 हो और इसका 2, 2 और ये 3 हो, है ना। तो देखिए संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है और संगत कोण भी समान नहीं है। ये तो 90 डिग्री का कोण होगा, इसमें कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ये क्या है? आपकी ऐसी आकृतियां है जो समरूप नहीं है। दूसरा बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं और एक आयत का चित्र बना लेते हैं। देखिए दोनों का सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी संगत कोण सब क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन संगत भुजाएं इसकी समानुपाती नहीं होगी, क्योंकि ये 4 है तो
तो ये इसकी सभी भुजाएं 4 4 होगी, लेकिन ये 3 और ये 6 हो जाएगा। भुजाएं इसकी समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होगी। ये मान लीजिए इसकी चर्चा इसके साथ करेंगे 4/3 हो जाएगा। अब इसकी चर्चा इसके साथ करेंगे तो ये 4/6 हो जाएगा। देखिए अनुपात बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। संगत कोण बराबर है लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। तो ये 2 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। 2 चतुर्भुज दिया हुआ है और आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी चर्चा करना है। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे हल कर लेते हैं। कम क्वेश्चन थे इसलिए हम लिखे नहीं बोर्ड पे, और लिखने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता आपका, है ना, इसलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लिखे इसको नहीं। विदाउट स्केल के पाई खींच रहे हैं ना, लाइन खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं कहीं टेढ़ा हो जाता है। ये P Q R S और ये है A B C D, इन सब का मान 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और इन सब का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक आ रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके संगत कोण जो है ना बराबर नहीं है। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहे हैं, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन इसकी संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर नहीं है, जबकि संगत भुजाएं समानुपाती जरूर है। 1/1.5/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा रेशियो, यानी अनुपात भुजाओं का अनुपात समान है, समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दिया गया चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं है। तो चलिए आपका 6.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में, ये था आपका पार्ट 2 त्रिभुज का पार्ट 2। चलिए ये लंबा चलने वाला है त्रिभुज, इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, है ना। पार्ट 3 में जब हम आएंगे तो एक्सरसाइज 6.2 के पहले 2 प्रमेय करने हैं, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको बीपीटी और बीपीटी का विलोम भी कहते हैं। उसको करने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता ज़रूर है, तो आप वीडियो से भागिए नहीं, क्योंकि वो 5-5 मिनट और 2-2 मिनट का वीडियो जो बनाते हैं ना, वो टिकटॉकिया होते हैं जो 2-2 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि वो ऐसे करना सिखाया जाता है, ये ऐसा होता है। पूरे डिटेल में जानकारी यदि आपको पढ़नी है तो वीडियोस आपको लंबी देखनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम मिशन 2021 में मैट्रिक में 100 में 100 अंक लाए, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, वीडियोस देखनी होगी, है ना, समझनी होगी। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, डिपेंड नहीं करता है। यदि पढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से ठीक है, यदि वहाँ पे कुछ कमी बुझा रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के आपको फ़ायदे महसूस होंगे कि सर के साथ जुड़े हैं तो कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, सर के वीडियो से समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर ये तरीका हमको समझ में नहीं आया, उस पर दोबारा वीडियो बनेगा, दोबारा तरीके से बनाया जाएगा। क्योंकि ये मिशन 2021 की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। मिशन 2022 में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे मैथ में 100 में 100 जरूर करें। हमारा टारगेट है, हम इसी प्रकार से पढ़ाएंगे आपको, सभी चैप्टर्स इसी प्रकार से पढ़ाएंगे। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, लंबी वीडियो होगी, इससे आपको परेशानी नहीं लेनी है, आपको वीडियोस को देखनी है। अब देखते रहिए वीडियोस, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हम व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको बस सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि मिशन 2022 में कि इससे बच्चों को फ़ायदा ज़रूर हो, हमारे बिहार के बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि मैथ तो हमारा ऐसे ही तगड़ा होता है, ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो मैथ में ही होते हैं। एक आंकड़ा निकाल के देखिएगा कि हर साल जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो बच्चे फेल होते हैं, अधिकांश 80% बच्चे जो होते हैं वो मैथ में ही फेल होते हैं। और अब की बार ये हमारा अभियान है कि मैथ में कोई बच्चा फेल ना हो, है ना। यदि
फेल होने से बचना है, मार्क्स 100 में 100 लाने हैं, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए अब मिलेंगे आपको पार्ट 3 में, तब पार्ट 3 में त्रिभुज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।